है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 7। और इस बात से अनजान सिया एक बार फिर से अपना बैलेंस खोते हुए सामने औंधे मुंह गिरने के साथ साथ उसकी दोनों हथेलियां भी सामने सीढ़ियों पर जैसे पटक दी गई थी। और ऐसा होते ही एक खनक की आवाज़ के साथ उसकी चूड़ियां टुकड़ों में बिखरने के साथ साथ उसकी हथेलियों की मेहंदी भी अब तक सीढ़ियों पर अपना छाप छोड़ दिया था। इस वक्त उसने एक हल्के दर्द से अपनी पलकों को कस लिया था, लेकिन तभी पीछे खड़े सताक्षी जी थोड़ी ऊंची आवाज में घबराते हुए उसकी तरफ ही बढ़ गई थी। अरे अरे सिया, सिया बेटा, ये क्या हो गया? तुम्हारी ये चूड़ियाँ और ये मेहंदी। इतना कहते हुए सताक्षी जी ने झुकते हुए उसे खड़ा भी कर दिया था, जहाँ इस वक्त उसकी हथेलियाँ मेहंदी से भरी हुई लेकिन पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। यहाँ तक कि उस पर लिखा राम का नाम भी कहीं खो सा गया था। तो वही कलाई जिन पर चूड़ियों के कुछ टुकड़े चुभ से गए थे और उनकी जगह अब खून का हल्का रिसाव शुरू हो चुका था, जिन्हें देखते ही सिया की आंखें छलक आई थी। तो वही सताक्षी जी अपने चेहरे को भी काफ़ी मायूसी से लटकाते हुए बोली, अरे ये तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। ये क्या कर दिया तुमने सिया? इस मेहंदी के साथ साथ तुम इस चूड़ी को लगभग एक दिन भी संभाल नहीं पाई। कितनी सुंदर चूड़ियाँ थीं। बाय गॉड, जिसने भी खरीदा होगा काफ़ी दिल से खरीदा रहा होगा, लेकिन तुम तो। इतना कहते हुए सताक्षी जी उसकी कलाइयों को छोड़ हल्का मुस्कुराते हुए वहाँ से नीचे उतर गई थी। लेकिन पीछे रह गई सिया, जिसकी आंखें लगातार बरस रही थीं। चेहरा पूरा लाल हो चुका था। मेहंदी से सने उन हाथों से ही वह सीढ़ियों पर बिखरे चूड़ियों के टुकड़ों को उठाते हुए ऊपर चली गई थी। तो उधर दूसरी तरफ छत पर खामोश बैठा राम अभी भी किसी उलझन में था, जिसे देख अच्युत भी उसके बगल में ही बैठते हुए कहा, राम भाई, आपको पता इस वक्त दादू यहाँ पर होते तो क्या कहते? लेकिन राम अभी भी खामोश था। तो वही अच्युत ने आगे कहा, वो कहते कि इस वक्त जो भी हो रहा है या आगे होने वाला है वो किसी अच्छे के लिए होता है। उसमें ज़रूर कोई अच्छाई छिपी होती है, तभी तो वो हमारे साथ होता है। इसलिए भाई मैं भी आपसे बस इतना ही कहूँगा कि जैसे आप बिजनेस में अपने दिमाग से काम लेते हैं, वैसे ही आप रिश्तों के लिए अपने दिल का इस्तेमाल कीजिए। आपका दिल जिस बात की गवाही देता है आप उसे ही कीजिए। क्या गलत है क्या सही है, इनकी परवाह किए बिना हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। अपनी बातों को कहते हुए अच्युत हल्का सा मुस्कुरा दिया था, लेकिन राम इस बार उसकी तरफ देखते हुए भी खामोश था। तो उधर अपने कमरे में मौजूद रमा चौधरी इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात करते हुए काफ़ी गुस्से में नजर आ रही थी। ओह, जस्ट शट अप शेखर, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया गया था, लेकिन तुमसे वो भी पूरा नहीं हो पा रहा और बस बैठकर बेमतलब के बहाने। लेकिन इतना कहते हुए रमा चौधरी चुप हो गई थी। शायद वो फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बातों को सुन रही थी, लेकिन एक बार फिर से वो गुस्से में ही चीख उठी थी। तुम उस ग्रोवर के बच्चे की फिक्र मत करो, उसे कैसे हैंडल करना है वो मैं देख लूँगी। अभी फ़िलहाल तुम मिस्टर व्यास को खुश करो, क्योंकि उनका खुश रहना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा साबित होगा। और इतना कहते हुए रमा चौधरी ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। तभी उनकी नज़र दरवाजे पर खड़ी सताक्षी जी पर चली गई, जो इस वक्त उन्हें ही देखते हुए हल्का मुस्कुरा रही थी। लेकिन उन्हें ऐसे देख रमा चौधरी की भौहें सिकुड़ चुकी थी। तुम यहाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, पूरे चौधरी भवन में इकलौती मैं ही तो हूँ जिसके पास आपके सारे काले चिट्ठों का राज दफन है। आपके बेटे राम से लेकर आपके हस्बैंड कृष्णकांत भैया भी इस बात से अनजान है कि आपके नेकी की वो काम घरौदा चाइल्ड केयर सेंटर की आड़ में आप। सताक्षी, तुम्हें क्या चाहिए तुम ये बताओ। जहाँ भी सताक्षी अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही उनकी बातों को बीच में काटते हुए रमा चौधरी अपनी बातों को कहते हुए सामने ही बेड पर जाकर बैठ गई थी। तो वही सताक्षी जी जो थोड़ी हैरान नजर आ रही थी। क्या भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं?
मैं मानती हूँ कि आप कभी आपसे कुछ मांग लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हर बार। तभी अचानक से अपनी बातों को बीच में रोकते हुए सताक्षी ने रमा चौधरी की हथेलियों को पकड़ लिया था। वाह भाभी, ये डायमंड की रिंग तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आज पहली बार देख रही हूँ, काफ़ी महंगी। लेकिन उससे पहले ही रमा चौधरी उसकी पकड़ से अपनी हथेलियों को खींच भी लिया था, जिसे देख इस बार सताक्षी एक क्षण के लिए खामोश भी हो गई थी। लेकिन अगले ही पल चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाते हुए कहा, वैसे भाभी, आपके लिए इस वक्त मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। इतनी बड़ी कि उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी, क्योंकि बात आपके लाडले बेटे राम की है। जहाँ इस बार सताक्षी की बातों को सुनने के बाद रमा चौधरी की भौहें सिकुड़ चुकी थी। सताक्षी, कुछ भी कहने से पहले एक बार उसे जरूर सोच लेना, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने राम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। अरे भाभी, ये बात मैं पहले से ही जानती हूँ, लेकिन आज आप पहले मेरी बात तो सुनिए। कल मेले से आपका लाडला राम उस सिया के लिए चूड़ियाँ खरीद कर लाया था। रमा चौधरी की बातों का जवाब देते हुए सताक्षी ने अभी इतना ही कहा था कि रमा चौधरी काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। व्हाट, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मेरा राम ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा कर नहीं सकता भाभी, आपके राम ने ऐसा कर दिया है। और सिर्फ चूड़ियाँ खरीदी ही नहीं, बल्कि उस सिया को अपने हाथों से पहनाया भी। और वो सिया, उसके तो पैर जैसे आज जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, पूरे घर में उड़ती फिर रही थी। तो वही सताक्षी की बातों को सुन अब तक रमा चौधरी के चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आने लगा था, जिसे देख सताक्षी ने आगे कहा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैंने भी उस उड़ती हुई सिया के पंख काट कर नीचे जमीन पर पटक दिया है। अब आगे से वो अपनी हद में ही रहेगी। इतना कहते हुए सताक्षी सीढ़ियों पर सिया के साथ हुए उस घटना को बयान करते हुए काफ़ी खुश नजर आ रही थी। तो वही अब तक रमा चौधरी के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी, और अपनी उंगलियों से उस डायमंड की रिंग को निकालते हुए सताक्षी की तरफ बढ़ा दिया था, जिस पर थोड़ी देर पहले ही सताक्षी की नज़र पड़ी थी। अब से उस सिया की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। जो मर्जी आए उसके साथ करो, लेकिन ध्यान रहे वो मेरे राम के आसपास गलती से भी नजर नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तभी उस रिंग को पहनते हुए सताक्षी ने कहा था। तो उधर दूसरी तरफ इस वक्त सिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। हथेलियों वो कलाई से अभी भी खून का रिसाव था, जिन पर हल्दी का लेप लगाते हुए निर्मला जी थोड़ी बड़बड़ाती हुई भी नजर आ रही थी। कितनी बार समझा चुकी हूँ कि नजरें ऊपर नहीं नीचे रख कर चला करो, लेकिन नहीं, हर वक्त बस उछल कूद मचाना तो ज़्यादा जरूरी होता है ना। ये शुक्र मनाओ कि हाथ पर सलामत बचे हैं, नहीं तो एक दो हड्डियाँ खिसक जाती तो सारा उछल कूद यही धरा का धरा रह जाता। लेकिन सिया खामोशी से बस निर्मला जी की डांट को सुन रही थी। तभी निर्मला जी ने आगे कहा, अब फिर से कूदने मत लग जाना। अभी अभी हल्दी का लेप लगाया है, आज रात ये बिस्तर पर आराम करो। लेकिन माँ, आज साहब संगीत। खबरदार जो जुबान से एक शब्द भी निकाला तो यही जुबान खींच कर रख देंगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, कल सुबह होने से पहले अगर तुम बिस्तर से नदारद दिखी तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं। एक बार फिर से निर्मला जी ने थोड़ी सख्ती में ही कहा था। तो वही सिया भी इस बार खामोश हो चुकी थी और निर्मला जी कमरे से बाहर निकल गई थी, जिनके जाते ही बाहर खड़ा अच्युत भी लगभग कूदते हुए कमरे के भीतर आ चुका था। ये दुर्घटना कब हो गया सिया जी? आप तो पूरी टूटी फूटी निकली। और सिया के सिर पर एक चपत लगाते हुए उसके बगल में ही बैठ गया था। लेकिन उसकी बातों को सुन सिया उसे घूरती हुई नजर आने लगी थी। तो वही वैसा ही कुछ हाल कंचन और राधा का भी था। तभी कमरे के भीतर ही काफ़ी जल्दबाजी में अंदर आते हुए राध्या ने कहा, हे सिया, अभी भी मालूम चला कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, अपने चेहरे को लटकाए हुए ही सिया ने कहा था। तो फिर ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? राध्या ने आगे कहा, वो
मैं राध्या की बातों का जवाब देते हुए सिया ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन तभी उसकी बातों को बीच में काटते हुए अच्युत ने कहा, क्योंकि आज सिया जी की माता श्री ने इनके कमरे से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन सिया जी को आज शाम संगीत में उछल कूद भी मचाना है, इसलिए जस्ट शट अप। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुरंत तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो। इस बार अच्युत की बातों को सुन सिया पूरी तरह से झुंझलाई हुई नजर आ रही थी, लेकिन अच्युत एक बार फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, तुम इंग्लिश मीडियम वाली सिया जी, अब तो सीधा तू तड़ाक पर आ गई। कहीं उस दुर्घटना में आपके सिर पर कोई गहरी चोट तो नहीं आई है? तो वही इस बार सिया के चेहरे पर झुंझलाहट के साथ साथ एक गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था, और वो गुस्से में ही कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही अच्युत कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, ठीक है, अब नाराज मत होइए। मैं अभी आपकी माता श्री के सामने आपका प्रस्ताव लेकर जाता हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो मुझे मना नहीं करेंगी। और तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया था, लेकिन पीछे रह गई सिया एक बार फिर से मायूसी से अपने चेहरे को लटका लिया था, जिसे देख राध्या इस बार उसके पास ही बैठते हुए बोली, अच्युत की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही थोड़ी मजाक मस्ती करता रहता है। और देखना, आज संगीत के फंक्शन के लिए वो आंटी जी को भी जरूर मना लेगा। राध्या, दरअसल संगीत में जाने की नहीं है दरअसल बात संगीत में जाने की नहीं है, कंचन ने कहा, जिस पर राध्या थोड़ी हैरान थी। तो फिर सिया, क्या हुआ? वो दरअसल आज सुबह राम ने सिया को तोहफे में चूड़ियाँ दी थी, लेकिन सिया से वो चूड़ियाँ। व्हाट? राम भाई ने, मेरे भाई ने सिया के लिए चूड़ियाँ खरीदी? मेरा मतलब वो सिया को उन्होंने गिफ्ट दिया? सिया सिया, क्या ये सच है? लेकिन क्या फ़ायदा, कुछ घंटे बाद ही वो सारी चूड़ियाँ मुझसे टूट भी गईं। कंचन की बातों को सुन राध्या अब तक काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी, चेहरे पर एक हैरानी, जैसे कि उसे उन बातों को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा हो। लेकिन उसकी बातों का सिया ने एक बार फिर से काफ़ी मायूसी में ही जवाब दिया था, जिसे सुन इस बार राध्या भी थोड़ी सीरियस होते हुए उसके कंधों पर अपनी हथेलियों को रख दिया था। इट्स ओके, इसमें इतना उदास होने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें तकलीफ तो देती हैं, लेकिन उन पर हमारा कोई बस भी तो नहीं होता, फिर उसके लिए इतना मायूस क्यों होना? अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो और अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो फिर हम लोग संगीत के फंक्शन के लिए लेट हो जाएंगे। जहाँ इस बार राधा की बातों को सुन सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, और कुछ देर बाद ही वो चारों तैयार होकर नीचे आंगन में आ चुकी थी, जहाँ पहले से ही मौजूद राम को देख सिया की नज़रें उससे छिपने लगी थी, जैसे अभी भी उसके मन में उन चूड़ियों के टूटने का मलाल, जैसे उससे कोई गलती हो गई हो। तो ही राम भी एक नज़र उसे देखते ही अपनी नज़रों को फेरना चाहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र सिया की जख्मी कलाई पर चली गई थी, जिसे देखते ही उसकी नज़रों में एक बेचैनी साफ नजर आने लगी थी। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए शायद सिया की तरफ ही बढ़ने वाला था कि तभी पीछे से उसकी कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, राम। और इस आवाज़ के साथ सिर्फ राम ही नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद सभी की नज़रें उस तरफ ही घूम गई थी। एक राम के हम उम्र की लड़की जो राम को देखते हुए मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे देखते ही राम चौंक सा गया था। वेदिका, तुम? और राम का इतना कहना था कि वेदिका अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए सीधे राम के गले से लग गई थी, लेकिन उन्हें ऐसे देख इस बार सिया के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी चौंक से गए थे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।